दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो सही उत्तर है एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है या आवश्यक है। अनुच्छेद 85(1) याद रखिएगा, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है कैसे? तो आप जानते हैं भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 याद रखिएगा, आर्टिकल 79 या 79 के अनुसार संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही उत्तर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आपको आर्टिकल बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 105। दोस्तों, आप जान लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों, उनकी उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो सही उत्तर है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या बिगड़ा हुआ वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। कैसे? तो आप जान लीजिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है कैसे? तो सही उत्तर है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। दोस्तों याद याद रखिएगा, आर्टिकल 249 या अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253। तो सही उत्तर आर्टिकल 253। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है कैसे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है कैसे? तो सही उत्तर है, बिना किसी राज्य की सहमति से। दोस्तों आप जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उनको भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल और क्षेत्रीय परिषदें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। कैसे? आप जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। तो अवशिष्ट विषयों पर या जो भी कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद में निहित हैं। अन्यथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? मर्यादा या डेकोरम, पक्ष त्याग यानी क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतर प्रदन यानी इंटरप्रिलेशन या बैठ जाना यानी इल्डिंग द फ्लोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बैठ जाना यानी इल्डिंग द फ्लोर। आप जान लीजिए, मर्यादा विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, पक्ष त्याग संसद के किसी सदस्य द्वारा जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदान किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए सरकार संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। और बैठ जाना यानी इल्डिंग द फ्लोर, ये अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल या जीरो आवर संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो आप सभी जानते हैं, ये संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। शून्यकाल या जीरो आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है और लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1 घंटा है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। अगला प्रश्न है कि संसद यानी लोकसभा में शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय जीरो आवर कहलाता है।
लोकसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, लेकिन 2014 में इसे परिवर्तित कर प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। तो देखिए, लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर सत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो ये प्रश्न उत्तर सत्र यानी क्वेश्चन आंसर आवर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र होता है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आप सभी साथी जानते भी होंगे। धन विधेयक या मनी बिल कहाँ पुरस्थापित किया जाता है, आपको बताना है। तो आर्टिकल 1091, आर्टिकल 109 सब सेक्शन 1 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत और सदनों का पूर्ण बहुमत। तो सही उत्तर हो जाएगा, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में प्रावधान है, इसमें कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो बताइए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होता है। अगला प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन के किसी एक पटल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोनों में से संसद के पटल पर। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो मनी बिल या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को। लेकिन कोई कानूनी विधेयक जो है संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, दोनों सदनों में किसी भी पटल पर। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ पर? भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में या निक्षेप तथा अग्रिम निधि में? तो सही उत्तर है भारत की संचित निधि में, ऑप्शन सी। दोस्तों, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि में जमा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो उत्तर है भारत की संसद का। भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। तो याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत के संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते,
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, इनका जो है इनका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व या नहीं व्यय कर सकते हैं आकस्मिकता निधि को? तो सही उत्तर है संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन सी। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) याद रखिएगा, 267(1) एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और ये आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 109, 110, 111 या बी और सी दोनों। तो सही उत्तर अनुच्छेद 110 ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप जान लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध और जुर्माने तथा अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को धन विधेयक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध और संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल हैं, लेकिन जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग? तो सही उत्तर आर्थिक कार्य विभाग। दोस्तों, संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होता है? तो उत्तर है दोस्तों, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। आप जान लीजिए कि वार्षिक संघीय बजट या जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसके लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है
और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? तो सही उत्तर, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। दोस्तों, चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 18 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप जान लीजिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके वयस्क मताधिकार की आयु को कितना से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और आप जान लीजिए, ये संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल? तो सही उत्तर, स्थगन प्रस्ताव को। दोस्तों, ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई जो अपर्याप्त कार्रवाई है उसको सामने लाने का अवसर मिलता है। ये स्थगन प्रस्ताव के ही जैसा है, लेकिन इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन के क्षेत्र को सीमित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र होता है। आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 98 यानी अनुच्छेद 98 के अनुसार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है कैसे? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू से। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, लेकिन उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का आक्रमण न करें, अतिक्रमण न करें, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है और इसमें संसद की संप्रभुता या मनमानी को इसके द्वारा सीमित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, याद रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक था। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? आपको बताना है। शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या गिलोटिन? तो सही उत्तर शून्यकाल। आप जान लीजिए, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत द्वारा शून्यकाल यानी 0 आवर की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? लोकसभा अध्यक्ष के बिना, लोकसभा उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना या संसद सदस्य के बिना? तो सही उत्तर संसद सदस्य के बिना। दोस्तों, आप जान लीजिए, संसद बिना संसद सदस्यों के काम नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट अधिकार वो होते हैं जिनको केंद्रीय सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन है संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार या अधिकारवादी सरकार। तो सही उत्तर संसदीय सरकार में। इसमें पूछा गया है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो सही उत्तर है विधायिका यानी व्यवस्थापिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है और संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना और बर्खास्त करना। तो सही उत्तर बर्खास्त करना। दोस्तों जान लीजिए, आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वह भारत की संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति शामिल है, यह द्विसदनी स्वरूप का है और संसद का ऊपरी सदन का भी भंग नहीं होता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के गठन संबंध जो है संसद के गठन संबंधी प्रावधान है। इसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो है कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति द्वारा उसका मनोनयन या अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो सही उत्तर ये भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमने संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 कवर किया है। इसका अगला भाग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।